कल्पना कीजिए, आप एक ट्रेंड साइकाइट्रिस्ट है, येल मेडिकल स्कूल से पढ़ाई की है, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में रेजिडेंसी की है और आपका साइंटिफिक, लॉजिकल, स्केप्टिकल माइंड हर चीज को एविडेंस और प्रूफ के बेसिस पर परखता है। आपके पास एक पेशेंट आती है, एक यंग वुमन जो सिवियर एंजाइटी, क्रिपलिंग फोबियाज और रिकरिंग नाइटमेयर्स से जूझ रही है। आप 18 महीने तक कन्वेंशनल थेरेपी, मेडिसिन, हिप्नोसिस सब कुछ ट्राई करते हैं, कुछ काम नहीं करता। और फिर एक दिन डेस्परेशन में आप उसे हिप्नोसिस में उसके बचपन से भी पीछे ले जाते हैं और वो अचानक 4000 साल पुरानी एक पास्ट लाइफ की डिटेल्ड मेमोरीज बताने लगती है। ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये एक असली घटना है जिसने मॉडर्न साइकाइट्री की दुनिया को हिला कर रख दिया। मैं हूं आपका अपना जाविश और आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ जिंदगी। ये वो जगह है जहां हम दुनिया की सबसे फैसिनेटिंग और माइंड एक्सपैंडिंग किताबों को आपकी अपनी जबान में, आपकी अपनी कहानियों की तरह पेश करते हैं। और दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो शायद सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी और सबसे कंट्रोवर्शियल किताबों में से एक है जो कभी लिखी गई। इस किताब का नाम है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स और इसके लेखक हैं डॉक्टर ब्रायन वाइस। 1988 में जब यह किताब पब्लिश हुई तो इसने साइकोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा दिया। एक रिस्पेक्टेड, ट्रेडिशनली ट्रेन्ड साइकाइट्रिस्ट जो खुद एक स्केप्टिक था, यह दावा कर रहा था कि उसकी एक पेशेंट हिप्नोसिस में अपनी पास्ट लाइव्स की मेमोरीज रीलिव कर रही थी और उससे भी आगे उस पेशेंट की थ्रू कोई मास्टर स्पिरिट्स बात कर रहे थे जो जिंदगी, मौत, आत्मा और रीइंकार्नेशन के बारे में प्रोफाउंड मैसेजेस दे रहे थे। और हां, अगर ये सफर आपको पसंद आए तो नीचे जाकर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। स्टोरीज ऑफ जिंदगी पर हम ऐसी ही किताबों को गहराई से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर। चैप्टर 1, भूमिका, एक ऐसी किताब जो आपकी हर बिलीफ को चैलेंज करेगी। दोस्तों, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स कोई ऑर्डिनरी किताब नहीं है, ये एक ट्रू स्टोरी है। एक ऐसी कहानी जो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि अगर ये एक नॉवल होती तो आप कहते ये तो बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन ये फिक्शन नहीं है, ये एक ट्रेन्ड साइंटिस्ट, एक रिस्पेक्टेड साइकाइट्रिस्ट की डॉक्यूमेंटेड फर्स्ट हैंड अकाउंट है और इसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। किताब की शुरुआत में लेखक अपने बारे में बताते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप इस कहानी को पढ़ते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली क्वेश्चन करता है कि ये आदमी कोई क्रैकपॉट तो नहीं है, कोई सूडो साइंटिस्ट तो नहीं है, कोई अटेंशन सीकर तो नहीं है। अपनी क्रेडेंशियल्स देकर वो इन सब सवालों का जवाब पहले ही दे देते हैं। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेजुएट किया, येल मेडिकल स्कूल से एमडी की डिग्री ली और यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में साइकाइट्री में रेजिडेंसी पूरी की। वो यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी के मेडिकल स्कूल के एक रिस्पेक्टेड प्रोफेसर और चेयरमैन ऑफ साइकाइट्री थे। उन्होंने डजन्स ऑफ साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश किए थे। वो अपने शब्दों में अ कंप्लीट स्केप्टिक थे। रीइंकार्नेशन, पास्ट लाइव्स, स्पिरिट्स, इन सब चीज़ों पर उनका कोई विश्वास नहीं था। किताब के पहले पेजेस में ही एक बहुत ही पावरफुल कन्फेशन है। लिखा है, आई वॉज अ साइंटिस्ट, आई बिलीव्ड ओनली इन वॉट आई कुड सी, टच, measure and prove. The idea of past lives, of reincarnation, of spirits, these were fantasies, not realities, or so I thought. ये ईमानदारी, ये सेल्फ अवेयरनेस पूरी किताब की टोन सेट करती है। जिंदगी एक कंफर्टेबल, प्रिडिक्टेबल, साइंटिफिकली ग्राउंडेड रूटीन थी। पेशेंट्स की मदद की जाती थी, कन्वेंशनल थेरेपी, मेडिकेशन, हिप्नोसिस, जिसे एक थेरेप्यूटिक टूल के रूप में यूज किया जाता था, ना कि किसी मिस्टिकल प्रैक्टिस के रूप में। एक सक्सेसफुल प्रैक्टिस थी, एक लविंग फैमिली थी और एक स्टेबल करियर था। और फिर 1980 में कैथरीन नाम की एक यंग वुमन ऑफिस में आई। कैथरीन, जो उस समय 27 साल की थी, एक हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन का काम करती थी। वो एक इंटेलिजेंट, आर्टिकुलेट और सीमिंगली नॉर्मल यंग वुमन थी, लेकिन वो सिवियर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझ रही थी। उसे क्रिपलिंग एंजाइटी थी जो अक्सर पैनिक अटैक्स में बदल जाती थी। उसे स्पेसिफिक फोबियाज थीं, पानी से डर, एनक्लोज्ड स्पेसेस से डर, चोकिंग से डर, हवाई जहाज से डर और यहाँ तक कि अंधेरे से डर। उसे रिकरिंग नाइटमेयर्स आते थे जिसमें वो गिर रही होती थी या कुचली जा रही होती थी। ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग कन्वेंशनल ट्रीटमेंट शुरू किया गया। 18 महीने तक थेरेपी की गई, मेडिसिन्स दी गई, सब कुछ ट्राई किया गया। कैथरीन की सिम्टम्स में कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं हुई।
किताब में लिखा है, आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड, आई हैड ट्राइड एवरीथिंग माई ट्रेनिंग हैड टॉट मी एंड नथिंग वॉज वर्किंग. Catherine was suffering and I couldn't help her. In desperation, I decided to try a deeper form of hypnosis, age regression, to see if there was some hidden childhood trauma that was causing her symptoms. और यही डिसीजन, ये सीमिंगली रूटीन क्लिनिकल डिसीजन, वो था जिसने एक पूरी दुनिया बदल दी. एक साइंटिस्ट की दुनिया और उसके साथ दुनिया भर के लाखों रीडर्स की दुनिया. दोस्तों, ये पहला चैप्टर एक नींव की तरह है. हमने समझा कि कहानी का नरेटर कौन था, उसकी बैकग्राउंड क्या थी और कैथरीन कौन थी. आगे के चैप्टर्स में हम उस अद्भुत जर्नी पर निकलेंगे जहां एक ट्रेन्ड साइंटिस्ट अपनी आंखों के सामने वो एविडेंस देखता है जो उसकी हर बिलीफ को चैलेंज करता है. चैप्टर 2, वो साइंटिस्ट जो स्केप्टिक था. दोस्तों, इससे पहले कि हम कैथरीन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी में उतरें, हमें कहानी के नरेटर को और गहराई से समझना होगा, क्योंकि ये पूरी कहानी सिर्फ कैथरीन की नहीं है, ये उस साइकियाट्रिस्ट की भी है जिसने ये सब डॉक्यूमेंट किया. ये एक साइंटिस्ट की कहानी है जो अपनी पूरी ट्रेनिंग, अपनी पूरी वर्ल्ड व्यू और अपने पूरे प्रोफेशनल रेपुटेशन के बावजूद एक ऐसी सच्चाई का सामना करता है जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है. ब्रायन वाइस का जन्म एक जूइश परिवार में हुआ था. उनके पेरेंट्स हार्ड वर्किंग मिडिल क्लास लोग थे जिन्होंने एजुकेशन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी. छोटी उम्र से ही उन्हें साइंस में, खासकर बायोलॉजी और केमिस्ट्री में गहरी रुचि थी. वो चीज़ों को लॉजिकली समझना चाहते थे, प्रूफ चाहते थे, एविडेंस चाहते थे. ये साइंटिफिक टेम्परामेंट पूरे करियर की फाउंडेशन बना. कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेजुएट डिग्री पूरी की गई और फिर येल मेडिकल स्कूल से MD की डिग्री हासिल की गई. येल में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी सबकी रिगरस ट्रेनिंग ली गई. मेडिकल स्कूल में हर चीज को साइंटिफिक मेथड से परखा जाता था. हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन. जो चीज प्रूव नहीं की जा सकती थी वो अनसाइंटिफिक थी और इसीलिए अनवर्दी ऑफ सीरियस कंसिडरेशन. येल के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में साइकाइट्री में रेजिडेंसी की गई. साइकाइट्री खुद एक ऐसा फील्ड था जो उस समय मेडिसिन की दूसरी ब्रांचेस की तुलना में थोड़ा सॉफ्ट माना जाता था, लेकिन ट्रेनिंग में बायोलॉजिकल साइकाइट्री पर फोकस किया गया. ब्रेन केमिस्ट्री, न्यूरोट्रांसमिटर्स, जेनेटिक्स. मेंटल इलनेस एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी जिसका बायोलॉजिकल सोल्यूशन होना चाहिए. फ्रॉइड की साइको एनालिसिस, युंग की आर्किटाइप्स और ऐसी ही दूसरी स्पेक्युलेटिव थ्योरीज, इन पर कोई खास भरोसा नहीं था. रेजिडेंसी के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी के मेडिकल स्कूल में फैकल्टी में शामिल हुए. वहां साइकाइट्री के प्रोफेसर और चेयरमैन बने. डजन्स ऑफ रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए गए, कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंटेशंस दी गई और एक सक्सेसफुल प्राइवेट प्रैक्टिस भी चलाई गई. अपने फील्ड में हाईली रिस्पेक्टेड थे. किताब में लिखा है, आई वॉज अ ट्रेडिशनल साइकोथेरेपिस्ट. I used medication when necessary and I used talk therapy, exploring the patient's childhood, their relationships, their thought patterns. I believed, like most of my colleagues, that our personalities are formed in early childhood and that problems in adulthood can be traced back to those formative years. Hypnosis को भी एक therapeutic tool के रूप में यूज किया जाता था, लेकिन बहुत लिमिटेड तरीके से. इसका यूज पेशेंट्स को रिलैक्स करने या उन्हें उनके बचपन की फॉरगॉटन मेमोरीज तक पहुंचने में मदद करने के लिए किया जाता था. लेकिन पास्ट लाइफ्स, रीइंकार्नेशन, स्पिरिट्स, ये सब तो कंप्लीट नॉनसेंस थे. एक पावरफुल कन्फेशन किताब में है, आई डिडंट चूज टू बिलीव इन रीइंकार्नेशन, द एविडेंस फोर्स्ड मी टू, एंड वंस आई एक्सेप्टेड इट, माई एंटायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, डेथ एंड द ह्यूमन माइंड चेंज्ड फॉरएवर. दोस्तों, अब जबकि हमने नरेटर को समझ लिया है, तो अगले चैप्टर में हम कैथरीन से मिलेंगे, वो यंग वुमन जिसने बिना जाने एक साइकाइट्रिस्ट की पूरी दुनिया बदल दी. दोस्तों, 1980 की बात है. एक बिजी साइकियाट्रिस्ट के ऑफिस में एक 27 वर्षीय यंग वुमेन आती है. उसका नाम है कैथरीन. कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखने के लिए असली नाम नहीं बताया गया. कैथरीन पेशे से एक हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन है. वो इंटेलिजेंट है, आर्टिकुलेट है और बाहर से देखने पर एक नॉर्मल हेल्दी यंग वुमेन लगती है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल टूटी हुई है. कैथरीन अपने डॉक्टर को बताती है कि वो सालों से सिवियर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझ रही है. उसे क्रिपलिंग एंजाइटी है जो अक्सर फुल ब्लोन पैनिक अटैक्स में बदल जाती है. दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस घुटने लगती है, पसीना छूट जाता है और उसे लगता है कि वो मर जाएगी. उसे कई स्पेसिफिक फोबियाज हैं.
पानी से इतना डर कि वो स्विमिंग पूल के पास भी नहीं जा सकती, एनक्लोज्ड स्पेसेस से इतना डर कि वो एलिवेटर में नहीं चढ़ सकती, चोकिंग से इतना डर कि वो सॉलिड फूड निगलने में भी हेजिटेंट रहती है। उसे हवाई जहाज से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है और यहाँ तक कि सोने से भी, क्योंकि हर रात उसे रिकरिंग नाइटमेयर्स आते हैं जिसमें वो गिर रही होती है या कुचली जा रही होती है या किसी अंधेरी जगह में फंसी हुई होती है। ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग कन्वेंशनल ट्रीटमेंट शुरू किया गया। कैथरीन की चाइल्डहुड हिस्ट्री ली गई, उसके फैमिली डायनामिक्स एक्सप्लोर किए गए, उसकी थॉट पैटर्न्स को समझने की कोशिश की गई, उसे एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस दी गईं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स सिखाई गईं और रेगुलर थेरेपी सेशंस किए गए। लेकिन 18 महीने बीत जाते हैं और कैथरीन के सिम्टम्स में कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं होती। फ्रस्ट्रेशन और कंसर्न बढ़ने लगती है। किताब में लिखा है, आई हैड ट्राइड एवरीथिंग, everything my training had taught me, everything my experience had shown me, and Catherine was still suffering. I felt like a failure. एक आखिरी उपाय के रूप में हिप्नोसिस ट्राई करने का फैसला किया गया। पहले भी हिप्नोसिस यूज की जा चुकी थी, लेकिन बहुत लिमिटेड तरीके से, मेनली रिलैक्सेशन के लिए। इस बार डिसाइड किया गया कि एज रिग्रेशन की टेक्निक यूज की जाएगी। कैथरीन को हिप्नोसिस में धीरे धीरे उसके बचपन में, शायद उसके अर्ली चाइल्डहुड में ले जाया जाएगा, ये देखने के लिए कि कहीं कोई फॉरगॉटन ट्रॉमा तो नहीं है जो उसकी सिम्टम्स का कारण हो। कैथरीन को हिप्नोसिस में ले जाया गया और उससे कहा गया, अब तुम 16 साल की हो, उस समय की कोई बात याद आ रही है? कैथरीन 16 की उम्र की एक एम्बैरेसिंग मोमेंट बताती है। एक डेट पर उसने गलती से जूस गिरा दिया था। उसे और पीछे ले जाया गया, 10 साल, 5 साल, 3 साल। कैथरीन हर उम्र की कुछ न कुछ छोटी मोटी बातें बताती है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं जो उसकी सिम्टम्स को एक्सप्लेन कर सके। अब थोड़ा डेस्परेट होकर एक और कदम पीछे जाने का फैसला किया गया। कैथरीन से कहा गया, अब तुम 2 साल की हो, क्या कुछ याद आ रहा है? कैथरीन 2 साल की उम्र की एक मेमोरी बताती है। उसके माता पिता उसके बेडरूम में आर्ग्यू कर रहे थे और वो डर गई थी, लेकिन ये भी उसकी सिवियर सिम्टम्स को एक्सप्लेन नहीं करता। और फिर एक ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया जो पूरी जिंदगी बदल देता है। कहा गया, गो बैक टू द टाइम फ्रॉम विच योर सिम्टम्स ओरिजिनेट। उस समय पर जाओ जहां से तुम्हारी सिम्टम्स की शुरुआत हुई। ये इंस्ट्रक्शन रूटीनली यूज किया जाता था। आमतौर पर पेशेंट्स इसके जवाब में अपने बचपन की किसी स्पेसिफिक पेनफुल मेमोरी पर पहुंच जाते थे, लेकिन इस बार कुछ कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड हुआ। कैथरीन अचानक एक अलग ही वॉइस में बोलने लगी। उसने कहा, I see a set of stairs leading down to a port. I'm wearing a long dress. It's a different time. It's not this life. Stunned silence. पूछा गया, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ हो? कैथरीन ने जवाब दिया, My name is Aronda. I am in Egypt. There's water. There's a flood. I'm drowning. और अचानक वो चोक करने लगी, उसकी सांस घुटने लगी, जैसे वो सच में डूब रही हो। ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग कैथरीन को काम करने की कोशिश की गई। उसे उस मेमोरी से बाहर निकाला गया और उसे स्लोली वर्तमान में वापस लाया गया। कैथरीन जब जागी तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसने क्या कहा था, लेकिन उसके डॉक्टर को याद था और वो जानते थे कि आज उनके ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ था जो उनकी सारी ट्रेनिंग, उनकी सारी बिलीफ्स को चैलेंज कर रहा था। किताब में लिखा है, That night I couldn't sleep. I kept thinking, what just happened? Was that real? Or was it some kind of hallucination, some kind of fantasy my patient had created? दोस्तों, ये थी वो पहली सेशन जिसने एक साइंटिस्ट की पूरी दुनिया हिला दी, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दोस्तों, पिछली सेशन के बाद एक ट्रेन साइकाइट्रिस्ट बहुत कंफ्यूज्ड और अनसेटल था। एक तरफ उसकी साइंटिफिक ट्रेनिंग कह रही थी ये सब बकवास है, कैथरीन ने शायद किसी मूवी में, किसी किताब में कहीं कुछ देखा सुना होगा और हिप्नोसिस में उसकी इमेजिनेशन ने उसे एक फॉल्स मेमोरी के रूप में प्रेजेंट कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ क्लिनिकल इंट्यूशन कह रही थी कि कैथरीन हिप्नोसिस में जिस इंटेंसिटी से रिएक्ट कर रही थी वो फेक नहीं लग रही थी, वो जेन्युइनली फिजिकली, इमोशनली उस मेमोरी को रीलिव कर रही थी। एक और सेशन करने का फैसला किया गया, इस बार और केयरफुली और स्केप्टिकली। खुद को कन्विंस करना चाहते थे कि कैथरीन की पास्ट लाइफ मेमोरीज सिर्फ इमेजिनेशन या सजेशन का रिजल्ट थीं। अगली सेशन में कैथरीन को फिर से हिप्नोसिस में ले जाया गया और इस बार बिना किसी स्पेसिफिक सजेशन के सिंपली कहा गया, गो बैक टू अनदर टाइम, अनदर प्लेस वेयर यू लिव्ड बिफोर। और कैथरीन बिना किसी हेजिटेशन के एक और पास्ट लाइफ में चली गई। इस बार वो एक ग्रीक वुमन थी जिसका नाम था क्रिस्टीना। वो एक गरीब परिवार से थी और उसने एक अब्यूजिव हस्बैंड से शादी की थी।
कैथरीन ने हिप्नोसिस में उस जिंदगी की डिटेल्स बताईं। उसका घर कैसा था, उसके कपड़े कैसे थे, उसका गांव कैसा था, और सबसे डिस्टर्बिंग, उसने अपने हस्बैंड द्वारा फिजिकली अब्यूज होने का और अंत में एक बीमारी से अकेले और दर्द में मरने का बहुत विविड डिस्क्रिप्शन दिया। इन सेशंस की रिकॉर्डिंग सुनकर एक साइंटिस्ट की परेशानी और बढ़ गई। कैथरीन अपनी नॉर्मल वेकिंग स्टेट में इन डिटेल्स के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसे ग्रीक हिस्ट्री का कोई स्पेशल नॉलेज नहीं था, ना ही उसने कभी इजिप्ट या ग्रीस की यात्रा की थी। फिर भी हिप्नोसिस में वो इतनी स्पेसिफिक, इतनी डिटेल्ड, इतनी इमोशनली चार्ज्ड मेमोरीज बता रही थी। किताब में लिखा है, I was trained to believe that past life memories are fantasies, creations of the unconscious mind to avoid facing real problems. But Catherine's memories didn't fit that explanation. They were too specific, too consistent, and too therapeutic. Every time she relived a past life trauma, her current symptoms improved. और यही थेरेप्यूटिक इफेक्ट सबसे पजलिंग था। कन्वेंशनल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर कैथरीन की पास्ट लाइफ मेमोरीज सिर्फ फैंटेसीज थीं, तो उन्हें याद करने से उसकी रियल सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट नहीं आना चाहिए था, लेकिन आ रहा था। कैथरीन की एंग्जाइटी कम हो रही थी, उसके पैनिक अटैक्स कम हो रहे थे और वो बेहतर फील कर रही थी। एक रैशनल एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश की गई। शायद हिप्नोसिस कैथरीन को सजेस्टेबल बना रहा था और वो अनकॉन्शियसली अपने थेरेपिस्ट की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ये स्टोरीज क्रिएट कर रही थी। शायद ये सब एक इलैबोरेट प्लेसिबो इफेक्ट था। शायद कन्वेंशनल थेरेपी जो 18 महीनों में काम नहीं कर पाई थी, अब फाइनली काम करने लगी थी और पास्ट लाइफ मेमोरीज सिर्फ एक कोइंसिडेंस थी। लेकिन जितने ज़्यादा सेशंस होते गए, उतना ही मुश्किल होता गया इन ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस को मेंटेन करना। कैथरीन सेशन आफ्टर सेशन नई नई पास्ट लाइव्स में जाती रही और हर बार उसकी मेमोरीज पहले से कंप्लीटली कंसिस्टेंट थी और हर बार उसकी प्रेजेंट लाइफ की सिम्टम्स में और इंप्रूवमेंट होता गया। किताब का एक मार्मिक अंश बताता है, I was being dragged kicking and screaming into a reality I had never believed in, and the more I resisted, the more evidence I was given. It was as if the universe was determined to show me the truth, whether I wanted to see it or not. दोस्तों, ये था वो टर्निंग पॉइंट जहां एक ट्रेन्ड स्केप्टिकल साइंटिस्ट अपनी पूरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बावजूद एक ऐसी सच्चाई को एक्सेप्ट करने लगा जो उसकी हर प्रीवियस बिलीफ को चैलेंज कर रही थी। और ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आगे कुछ और भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी होने वाला था। दोस्तों, जैसे जैसे सेशंस आगे बढ़ते गए, कैथरीन की पास्ट लाइफ मेमोरीज और भी डिटेल्ड, और भी विविड, और भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी होती गईं। अब तक वो कई अलग अलग पास्ट लाइव्स में जा चुकी थी और हर लाइफ में उसने एक अलग आइडेंटिटी, एक अलग एरा और एक अलग सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस को रीलिव किया था। कैथरीन ने हिप्नोसिस में एक लाइफ याद की जिसमें वो एक इजिप्शियन स्लेव गर्ल थी जिसका नाम था अरोंडा। वो एक बड़े से महल में काम करती थी और एक दिन एक भयंकर बाढ़ आई जिसमें वो डूब गई। कैथरीन ने उस लाइफ को रीलिव करते हुए फिजिकली चोक करना शुरू कर दिया। उसकी सांस रुक गई, उसका चेहरा नीला पड़ने लगा जैसे वो सच में डूब रही हो। और इंटरेस्टिंगली, इसी पास्ट लाइफ ट्रॉमा को रिलीव करने के बाद कैथरीन की प्रेजेंट लाइफ की वाटर फोबिया, जो सालों से उसे पैरालाइज कर रही थी, पूरी तरह गायब हो गई। एक और लाइफ में कैथरीन एक ग्रीक वुमन थी, क्रिस्टीना। उसने एक अब्यूजिव हस्बैंड से शादी की थी जो उसे फिजिकली और इमोशनली टॉर्चर करता था। वो अकेली, हेल्पलेस और ट्रैप्ड फील करती थी। इस लाइफ को रीलिव करने के बाद कैथरीन की प्रेजेंट लाइफ की एनक्लोज्ड स्पेसेस की फोबिया, जिसकी वजह से वो एलिवेटर्स, स्मॉल रूम्स या क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जा पाती थी, सिग्निफिकेंटली कम हो गई। एक और लाइफ में कैथरीन एक यंग बॉय थी जो एक युद्ध में मारा गया था। उसने हिप्नोसिस में युद्ध की भयावहता का, अपनी मौत के दर्द का और उसके बाद की शांति का बहुत विविड डिस्क्रिप्शन दिया। और इस सेशन के बाद उसकी प्रेजेंट लाइफ की रिकरिंग नाइटमेयर्स, जिसमें वो कुचली जा रही थी, बंद हो गई। किताब में लिखा है, द कनेक्शन बिटवीन हर पास्ट लाइफ ट्रॉमास एंड हर प्रेजेंट लाइफ सिम्टम्स वाज अनडिनाइबल। Every major phobia she had, every recurring nightmare could be traced back to a specific past life event. And when she relived that event, when she fully experienced the emotions she had suppressed for centuries, her symptoms disappeared. लेकिन सिर्फ ट्रॉमाज ही नहीं थे। कैथरीन ने कई ऐसी लाइव्स भी याद की जो पीसफुल और हैप्पी थी। एक लाइफ में वो एक वेल्दी मर्चेंट की वाइफ थी और उसने एक कंफर्टेबल लविंग जिंदगी जी। एक और लाइफ में वो एक बुद्धिस्ट मंक थी जिसने अपना जीवन मेडिटेशन और टीचिंग में बिताया। एक लाइफ में वो एक नेटिव अमेरिकन वुमन थी जो अपने ट्राइब के साथ प्रकृति के करीब एक सिंपल जिंदगी जीती थी।
हर सेशन के बाद थेरेपिस्ट अपनी रिकॉर्डिंग सुनता, अपने नोट्स रिव्यू करता और खुद को ये समझाने की कोशिश करता कि जो वो देख रहा है वो रियल नहीं है, लेकिन एविडेंस हर सेशन के साथ और मजबूत होता जा रहा था। किताब में लिखा है, आई वॉज अ साइंटिस्ट, आई नीडेड प्रूफ, एंड कैथरीन वॉज गिविंग मी प्रूफ, not in the form of laboratory data, but in the form of her own healing. How could I deny what I was seeing with my own eyes? दोस्तों, कैथरीन की ये पास्ट लाइफ मेमोरीज सिर्फ एक चौंकाने वाला फिनोमिनन नहीं थी, ये एक थेरेप्यूटिक ब्रेक थ्रू थी। और जैसे जैसे ये सेशंस आगे बढ़े, कुछ और भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी होने वाला था, कुछ ऐसा जिसने इस पूरी कहानी को एक क्लिनिकल केस स्टडी से एक स्पिरिचुअल रेवलेशन में बदल दिया। चैप्टर 6, हीलिंग थ्रू रिमेंबरिंग, जब पास्ट लाइफ की मेमोरीज ने प्रेजेंट की बीमारी ठीक की। दोस्तों, शायद इस पूरी कहानी का सबसे कंपेलिंग पहलू यह था कि कैथरीन की पास्ट लाइफ मेमोरीज सिर्फ फैसिनेटिंग स्टोरीज नहीं थीं, वो थेरेप्यूटिक थीं। जैसे जैसे वो अपने पास्ट लाइफ ट्रॉमास को रिलिव करती गई, उसकी प्रेजेंट लाइफ की बीमारियां एक एक करके गायब होती गईं। और ये थेरेप्यूटिक इफेक्ट एक ट्रेन्ड साइकियाट्रिस्ट के लिए सबसे ज्यादा पजलिंग और सबसे ज्यादा कन्विंसिंग था। कैथरीन के पास, जैसा हमने पहले देखा, कई सिवियर फोबियाज थी। उसे पानी से इतना डर लगता था कि वो स्विमिंग पूल के पास भी नहीं जा सकती थी। उसे चोकिंग का इतना डर लगता था कि वो सॉलिड फूड निगलने में भी हेजिटेंट रहती थी। उसे इनक्लोज्ड स्पेसेस से इतना डर लगता था कि वो एलिवेटर में नहीं चढ़ सकती थी। और उसे रिकरिंग नाइटमेयर्स आते थे जो उसकी नींद और उसकी जिंदगी दोनों को बर्बाद कर रहे थे। कन्वेंशनल साइकियाट्री के अकॉर्डिंग इन फोबियाज का कारण बचपन का कोई फॉरगॉटन ट्रॉमा होना चाहिए था, लेकिन 18 महीने की इंटेंसिव थेरेपी के बाद भी ऐसा कोई ट्रॉमा नहीं मिला था। और फिर हिप्नोसिस में जब कैथरीन को उस समय पर जाओ जहां से तुम्हारी सिम्टम्स शुरू हुई कहा गया, तो वो पास्ट लाइफ में चली गई। पहली पास्ट लाइफ, अरोंडा, इजिप्शियन स्लेव गर्ल जो बाढ़ में डूब गई थी। इस लाइफ को रिलीव करने के बाद कैथरीन की वाटर फोबिया गायब। दूसरी पास्ट लाइफ, क्रिस्टीना, ग्रीक वुमन जो एक अब्यूसिव हस्बैंड के साथ ट्रैप्ड थी। इस लाइफ को रिलीव करने के बाद कैथरीन की इनक्लोज्ड स्पेसेस की फोबिया गायब। तीसरी पास्ट लाइफ, एक यंग बॉय जो युद्ध में मारा गया था। इस लाइफ को रिलीव करने के बाद कैथरीन की रिकरिंग नाइटमेयर्स गायब। किताब में लिखा है, It was as if her soul had been carrying these traumas for centuries, and now, finally, by remembering them, by bringing them into consciousness, by fully experiencing the emotions that had been frozen inside her, she was releasing them. She was healing. ये थेरेप्यूटिक इफेक्ट कन्वेंशनल साइकोलॉजी की समझ से परे था। अगर कैथरीन की पास्ट लाइफ मेमोरी सिर्फ फैंटेसीज थी, जैसा कि स्टैंडर्ड साइकियाट्रिक थ्योरी कहती थी, तो उन्हें याद करने से उसकी रियल फिजिकल साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में इतना ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट क्यों आ रहा था? इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में किताब के लेखक ने जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में जो भी लिटरेचर अवेलेबल था, उसे पढ़ना शुरू किया। और उन्होंने पाया कि वो अकेले नहीं थे। दुनिया भर में कई थेरेपिस्ट्स और रिसर्चर्स ने इसी तरह के केसेस डॉक्यूमेंट किए थे, जहां पेशेंट्स अपनी पास्ट लाइफ मेमोरीज को रिलीव करके अपनी प्रेजेंट लाइफ की बीमारियों से ठीक हो गए थे। किताब में एक और पावरफुल ऑब्जर्वेशन दर्ज है, द सोल रिमेंबर्स व्हाट द माइंड फॉरगेट्स, एंड समटाइम्स द ओनली वे टू हील द प्रेजेंट इज टू हील द पास्ट। दोस्तों, कैथरीन की हीलिंग जर्नी सिर्फ एक पेशेंट की कहानी नहीं थी, ये एक साइंटिफिक मिस्ट्री थी और साथ ही एक स्पिरिचुअल रेवलेशन भी। और जैसे जैसे सेशंस आगे बढ़े, ये मिस्ट्री और भी गहरी होती गई, क्योंकि अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चैप्टर 7, द मास्टर स्पिरिट्स अपीयर, जब कुछ और भी बड़ा हुआ। दोस्तों, अब तक कैथरीन की पास्ट लाइफ मेमोरीज अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं थीं, लेकिन जो अब होने वाला था, उसने इस पूरी कहानी को एक कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पर ले जाकर रख दिया। एक दिन एक रूटीन सेशन के दौरान कैथरीन हिप्नोसिस में एक पास्ट लाइफ से गुजर रही थी। एक ऐसी लाइफ जिसमें वो एक बूढ़ी वुमन थी जो अकेले शांति से अपने घर में मर रही थी। उसने अपनी मौत का और उसके बाद के एक्सपीरियंस का डिस्क्रिप्शन दिया, कैसे उसकी आत्मा शरीर छोड़कर ऊपर उठ गई, एक वार्म गोल्डन लाइट में चली गई, और फिर अचानक कैथरीन की वॉइस बदल गई। वो अब कैथरीन नहीं थी, उसकी वॉइस डीपर थी, स्लोअर थी, और उसमें एक अजीब सी अथॉरिटी थी। उस वॉइस ने कहा, वी आर हियर, वी हैव मैसेजेस फॉर यू। थेरेपिस्ट स्टन्ड ने पूछा,
आप कौन हैं? वॉइस ने जवाब दिया, वी आर द मास्टर्स। ये वो पल था जिसने पूरी कहानी को एक क्लिनिकल केस स्टडी से एक स्पिरिचुअल रेवलेशन में बदल दिया। कैथरीन के थ्रू अब कोई और या कई और बात कर रहे थे। ये खुद को मास्टर स्पिरिट्स कहते थे, हाईली इवॉल्व्ड एनलाइटेंड बीइंग्स जो अब फिजिकल बॉडी में नहीं थे, लेकिन जो कैथरीन के थ्रू मैसेजेस दे रहे थे। इन मास्टर्स ने बताया कि वो कैथरीन की आत्मा के गार्डियंस थे। वो उसकी और दूसरे ह्यूमंस की स्पिरिचुअल जर्नी में मदद करने के लिए थे, और उन्होंने सेशन आफ्टर सेशन जिंदगी, मौत, आत्मा, कर्मा, रीइंकार्नेशन और बहुत कुछ के बारे में प्रोफाउंड डिटेल्ड मैसेजेस दिए। किताब में लिखा है, आई वॉज अ साइंटिस्ट, आई डिडंट बिलीव इन स्पिरिट्स, but there I was in my office speaking to beings who claimed to be masters through my patient. And what they were saying was so wise, so compassionate, so profound that I couldn't dismiss it as hallucination or fantasy. दोस्तों, मास्टर्स की बहुत सारी बातें थीं। उन्होंने बताया कि आत्मा अमर है। हम सब बार बार अलग अलग शरीरों में, अलग अलग जिंदगियों में जन्म लेते हैं ताकि हम सीख सकें, ग्रो कर सकें और स्पिरिचुअली इवॉल्व कर सकें। उन्होंने बताया कि हम सब एक दूसरे से गहराई से कनेक्टेड हैं और हमारे रिलेशनशिप्स हमारी जिंदगियों के अक्रॉस बार बार रिपीट होते हैं। उन्होंने बताया कि मौत कोई एंड नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रांजिशन है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने का प्रोसेस है। और जब हम मरते हैं तो हम एक ब्यूटीफुल, पीसफुल, लविंग रेल्म में जाते हैं, जहां हम अपनी पिछली जिंदगी के लेसन्स को रिव्यू करते हैं और अपनी अगली जिंदगी की प्लानिंग करते हैं। किताब के अनुसार मास्टर्स का एक और मैसेज था, Our task is to learn, to become godlike through knowledge. We know so little. By knowledge, we approach God and then we can rest. Then we come back to teach and help others. दोस्तों, ये मैसेजेस एक ट्रेन्ड साइकाइट्रिस्ट के लिए उसकी हर प्रीवियस बिलीफ को तोड़ने वाले थे, और फिर भी वो इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये जो कैथरीन के थ्रू विजडम आ रही थी वो इतनी गहरी, इतनी लविंग और इतनी ट्रांसफॉर्मेटिव थी कि उसे सुनकर कोई भी स्केप्टिक कम से कम सोचने पर मजबूर हो जाता। चैप्टर 8 द मास्टर्स मैसेजेस पार्ट 1 आत्मा, कर्म और रीइंकार्नेशन। दोस्तों, कैथरीन के थ्रू जो मास्टर स्पिरिट्स बात कर रहे थे, उन्होंने कई सेशंस में जिंदगी, आत्मा, कर्म और रीइंकार्नेशन के बारे में जो टीचिंग्स दी वो इतनी प्रोफाउंड थीं कि उन्होंने सुनने वाले की पूरी वर्ल्ड व्यू बदल दी। इस चैप्टर में हम उन टीचिंग्स के पहले पार्ट के बारे में बात करेंगे। मास्टर्स ने बताया कि आत्मा शरीर नहीं है, शरीर सिर्फ एक टेम्पररी व्हीकल है, एक कपड़े की तरह जिसे आत्मा एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी में जाते वक्त बदल देती है। आत्मा अनादि और अनंत है, वो ना कभी पैदा हुई थी ना कभी मरेगी, वो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। एक सेशन में मास्टर्स ने कहा, द सोल इज इटर्नल, इट हैज नो बिगिनिंग एंड नो एंड, इट एग्जिस्ट्स इन अ स्टेट ऑफ प्योर लव एंड प्योर नॉलेज। द फिजिकल बॉडी इज जस्ट अ टेम्पररी होम फॉर द सोल टू लर्न इट्स लेसन्स। मास्टर्स ने बताया कि हम बार बार अलग अलग शरीरों में जन्म क्यों लेते हैं। इसकी वजह है लर्निंग एंड ग्रोथ। हर जिंदगी एक स्कूल की तरह है, हर जिंदगी में हम कुछ स्पेसिफिक लेसन सीखते हैं, पेशेंस, कंपैशन, फॉरगिवनेस, करेज, लव। और जब तक हम वो लेसन्स कंप्लीटली नहीं सीख लेते, हमें बार बार वापस आना पड़ता है उन्हीं लेसन्स को दोबारा सीखने के लिए। मास्टर्स ने यह भी बताया कि हम अपनी हर जिंदगी के सर्कमस्टेंसेस खुद चूज करते हैं, अपनी आत्मा की ग्रोथ के लिए। हम चूज करते हैं कि हम किस परिवार में जन्म लेंगे, कौन से चैलेंजेस फेस करेंगे, कौन से लेसन सीखेंगे। ये सब एक ग्रैंड डिवाइन प्लान का हिस्सा है। किताब में मास्टर्स के शब्द दर्ज हैं, यू चूज योर पेरेंट्स, योर बॉडी, योर सर्कमस्टेंसेस, यू चूज द लेसन्स यू विश टू लर्न, नथिंग इज रैंडम, एवरीथिंग हैज अ पर्पस। कर्म के बारे में मास्टर्स ने एक बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया। आमतौर पर कर्म को पनिशमेंट के रूप में देखा जाता है, आपने बुरा किया तो बुरा भोगना पड़ेगा। लेकिन मास्टर्स ने बताया कि कर्म पनिशमेंट नहीं है, ये लर्निंग है। ये एक नेचुरल लॉ है कॉज एंड इफेक्ट का, जो हमें हमारी गलतियों से सीखने और स्पिरिचुअली ग्रो करने का मौका देता है। मास्टर्स ने कहा, कर्मा इज नॉट पनिशमेंट, इट इज अ लर्निंग टूल। इट टीचेस यू व्हाट यू नीड टू लर्न, इट ब्रिंग्स यू बैक टू बैलेंस, इट इज अ गिफ्ट नॉट अ कर्स।
दोस्तों, ये टीचिंग्स सिर्फ एक पेशेंट के थ्रू आए मैसेजेस नहीं थे। ये वो विजडम थी जो हजारों सालों से अलग अलग स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में कही जाती रही है। लेकिन एक ट्रेन्ड साइकाइट्रिस्ट के ऑफिस में एक हिप्नोसिस सेशन के दौरान ये सब सुनना, ये एक कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था। Chapter 9 The Master's Messages Part 2 Love, Learning and Growth। दोस्तों, मास्टर्स ने अपने मैसेजेस में एक चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया, लव। उन्होंने बताया कि लव इस पूरे यूनिवर्स की सबसे पावरफुल फोर्स है। ये सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये हमारी आत्मा की फंडामेंटल नेचर है। और जिंदगी का अल्टीमेट पर्पस सिर्फ एक ही है, लव करना सीखना और लव को और गहराई से समझना। एक सेशन में मास्टर्स ने कहा, लव इज द अल्टीमेट आंसर। लव इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्शन, इट इज द एनर्जी दैट होल्ड्स द यूनिवर्स टुगेदर। एवरीथिंग यू डू इट विद लव। एवरी थॉट यू थिंक इट विद लव। एवरी वर्ड यू स्पीक इट विद लव। मास्टर्स ने बताया कि हम अपनी हर जिंदगी में अलग अलग तरह के लव को एक्सपीरियंस और सीखने के लिए आते हैं। रोमांटिक लव, पेरेंटल लव, फ्रेंडशिप, कंपैशन फॉर स्ट्रेंजर्स, लव फॉर वन सेल्फ। हर टाइप का लव एक लेसन है, और जितना ज्यादा हम लव करना सीखते हैं, उतना ही हमारी आत्मा इवॉल्व होती है। लर्निंग के बारे में मास्टर्स ने एक और इम्पॉर्टेंट बात कही। उन्होंने बताया कि जिंदगी में जो भी चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज आती हैं, वो रैंडम नहीं है। वो सब हमारी आत्मा ने अपनी ग्रोथ के लिए खुद चूज की है। एक डिफिकल्ट बॉस, एक पेनफुल ब्रेकअप, एक बीमारी, एक फाइनेंशियल क्राइसिस, ये सब अपॉर्चुनिटीज हैं, लेसन्स हैं जो हमें कुछ सिखाने के लिए आए हैं। मास्टर्स ने कहा, एवरी चैलेंज इज अ लेसन। Every difficulty is an opportunity for growth. You chose these circumstances before you were born. Now it is your task to learn from them. मास्टर्स ने ये भी बताया कि हम कभी अकेले नहीं होते। हर समय हमारे साथ स्पिरिचुअल गाइड्स, गार्डियंस और मास्टर्स होते हैं, जो हमारी मदद करने, हमें गाइड करने और हमें प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ हैं। किताब में मास्टर्स का एक और मैसेज है, यू आर नेवर अलोन, वी आर ऑलवेज विद यू, गाइडिंग यू, प्रोटेक्टिंग यू, लविंग यू। ऑल यू नीड टू डू इज आस्क फॉर आवर हेल्प एंड वी विल बी देयर। दोस्तों, ये मैसेजेस सिर्फ स्पिरिचुअल फिलॉसफी नहीं थे, ये प्रैक्टिकल गाइडेंस थी जो किसी की भी जिंदगी को और ज्यादा पीसफुल और ज्यादा मीनिंगफुल बना सकती है। दोस्तों, मास्टर्स ने अपने मैसेजेस में 3 और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात की, मौत, डर और माफी। और इन तीनों पर उन्होंने ऐसी इंसाइट्स दी जो हमारी आम समझ से बिल्कुल अलग थीं। मौत के बारे में मास्टर्स ने बताया कि ये कोई एंड नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रांजिशन है, जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना। उन्होंने कहा, डेथ इज नथिंग टू फियर, it is a transition, a passing from one state of consciousness to another. The soul does not die, only the body dies. मास्टर्स ने बताया कि जब हम मरते हैं तो हम एक ब्यूटीफुल, पीसफुल, लविंग रेल्म में जाते हैं। वहां हम अपनी पिछली जिंदगी के लेसन्स को रिव्यू करते हैं। हमने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, कहां हमने गलतियां की, कहां हमने प्रोग्रेस किया, और फिर हम अपनी अगली जिंदगी की प्लानिंग करते हैं। कौन से लेसन्स हमें अभी और सीखने हैं, कौन से चैलेंजेस हमें फेस करने हैं। उन्होंने कहा, यू रिव्यू योर लाइफ व्हेन यू रिटर्न, यू सी योर मिस्टेक्स, योर सक्सेसेस, योर फेलियर्स टू लव, यू लर्न फ्रॉम देम, एंड देन यू प्लान योर नेक्स्ट लाइफ, चूजिंग द सर्कमस्टांसेस दैट विल हेल्प यू ग्रो द मोस्ट। डर के बारे में मास्टर्स ने बहुत ही पावरफुल बात कही। उन्होंने बताया कि डर हमारी आत्मा का नेचुरल स्टेट नहीं है, ये एक एक्वायर्ड इमोशन है जो हम अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। और सबसे जरूरी, डर हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में सबसे बड़ी बाधा है। मास्टर्स ने कहा, फियर इज द ऑपोजिट ऑफ लव, फियर ब्लॉक्स ग्रोथ, फियर ब्लॉक्स लर्निंग, फियर कीप्स यू स्टक। You must learn to release your fears, fear of death, fear of loss, fear of failure. Only when you release fear can you truly live.
माफी के बारे में मास्टर्स की टीचिंग्स शायद सबसे ज्यादा हीलिंग थी। उन्होंने बताया कि माफ करना सामने वाले के लिए नहीं है, ये आपके अपने लिए है। जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आप अपनी आत्मा पर एक भारी बोझ लादे रहते हैं जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकता है। मास्टर्स ने कहा, फॉरगिवनेस इज नॉट फॉर द अदर पर्सन, इट इज फॉर योरसेल्फ। When you forgive, you release a burden that you have been carrying, perhaps for many lifetimes. Forgive and be free. दोस्तों, ये टीचिंग्स सिर्फ एक पेशेंट के थ्रू आए मैसेजेस नहीं थे। ये वो टाइमलेस विजडम थी जो सदियों से अलग अलग रूपों में हम तक पहुंचती रही है, और इन्हें सुनकर कोई भी, चाहे वो कितना भी स्केप्टिक क्यों ना हो, कम से कम एक बार जरूर सोचता है। चैप्टर 11, द ट्रांसफॉर्मेशन, जब साइंटिस्ट ने बिलीवर बनना स्वीकार किया। दोस्तों, कैथरीन के साथ बिताए गए इन महीनों ने एक ट्रेन्ड साइकाइट्रिस्ट की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। जो आदमी कभी रीइंकार्नेशन और स्पिरिट्स को कंप्लीट नॉनसेंस मानता था, वो अब हर दिन अपने ऑफिस में एक पेशेंट के थ्रू पास्ट लाइव्स की मेमोरी सुन रहा था और मास्टर स्पिरिट से मैसेजेस रिसीव कर रहा था। ये ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेजुअल था और बहुत पेनफुल भी, क्योंकि इसका मतलब था अपनी पूरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग, अपने सारे कॉलीग्स की रिस्पेक्ट और अपनी पूरी साइंटिफिक आइडेंटिटी को रिस्क में डालना। अगर कोई ये बात पब्लिकली कहता कि वो पास्ट लाइव्स और स्पिरिट्स पर यकीन करता है, तो मेडिकल कम्युनिटी में उसे तुरंत क्रैकपॉट या क्वैक का लेबल लग जाता। किताब में इस इंटरनल स्ट्रगल का बहुत ऑनेस्ट डिस्क्रिप्शन है। लिखा है, आई वॉज टेरिफाइड. I knew that if I spoke about what I was witnessing, my career could be destroyed. My colleagues would think I had lost my mind. My reputation, which I had spent decades building, could be ruined overnight. लेकिन एविडेंस इस डर से ज्यादा पावरफुल था। कैथरीन सेशन आफ्टर सेशन ऐसी डिटेल्स बता रही थीं जिनका कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं था। वो ऐसी भाषाएं बोल रही थीं जो उसने कभी नहीं सीखी थी। वो ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स बता रही थीं जिनके बारे में उसे कोई प्रायर नॉलेज नहीं था। और सबसे जरूरी, वो हील हो रही थी। उसकी सिम्टम्स जो 18 महीने की कन्वेंशनल थेरेपी से ठीक नहीं हुई थीं, अब एक एक करके गायब हो रही थीं। किताब में लिखा है, आई कुड नॉट डिनाई व्हाट आई वाज सीइंग. इट वुड हैव बीन इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट. Whatever the consequences for my career, I had to tell the truth. Catherine's story needed to be told. और इस तरह एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया, इस पूरी कहानी को एक किताब के रूप में दुनिया के सामने लाने का। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन यह महसूस किया गया कि यह जानकारी सिर्फ एक पेशेंट या एक डॉक्टर के लिए नहीं थी, ये पूरी दुनिया के लिए थी। दोस्तों, ये ट्रांसफॉर्मेशन, एक स्केप्टिक साइंटिस्ट का एक बिलीवर में बदलना, शायद इस किताब का सबसे इंस्पायरिंग पहलू है। ये दिखाता है कि सच्चा साइंस हमेशा एविडेंस के प्रति ओपन रहता है, चाहे वो एविडेंस उसकी करंट बिलीफ्स को कितना भी चैलेंज क्यों ना करे। चैप्टर 12, वेरिफिकेशन, जब डिटेल्स मैच हुई। दोस्तों, एक ट्रेन्ड साइंटिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वेरिफिकेशन। क्या कैथरीन जो कुछ भी बता रही थी वो वेरीफाई किया जा सकता था? क्या उसकी पास्ट लाइफ मेमोरीज में बताए गए नेम्स, प्लेसेस और इवेंट्स हिस्टोरिकली एक्यूरेट थे? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक सिस्टमैटिक एफर्ट शुरू किया गया। कैथरीन की हर सेशन रिकॉर्ड की जाती थी और बाद में उसमें बताए गए स्पेसिफिक डिटेल्स को वेरीफाई करने की कोशिश की जाती थी। कैथरीन ने अपनी एक पास्ट लाइफ में अपना नाम क्लीटस बताया था और कहा था कि वो एक रोमन सोल्जर थी जो किसी युद्ध में मारा गया था। उसने उस लाइफ के बारे में कई स्पेसिफिक डिटेल्स बताई थीं। उसका यूनिफॉर्म कैसा था, उसके साथी सोल्जर्स के नाम क्या थे, वो किस रीजन में स्टेशन था। बाद में जब इन डिटेल्स को हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से क्रॉस चेक किया गया तो उनमें से कई रिमार्केबली एक्यूरेट निकली। एक और लाइफ में कैथरीन ने अपना नाम आयरिस बताया और कहा कि वो एक स्पेनिश वुमन थी जो किसी प्लेग में मर गई थी। उसने उस समय के स्पेन के बारे में ऐसी डिटेल्स बताई जो एक एवरेज मॉडर्न अमेरिकन वुमन को नहीं पता होनी चाहिए थी। उस समय के कपड़े, खान पान, सोशल कस्टम्स और यहाँ तक के कुछ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल डिटेल्स भी। किताब में लिखा है, आई वॉज नॉट अ हिस्टोरियन. आई कुडंट पर्सनली वेरीफाई ऑल ऑफ हर क्लेम्स. But what I could verify through encyclopedias, history books, and consultation with experts was consistently accurate.
इट वॉज हार्ड टू डिसमिस दिस एज अ कोइंसिडेंस। लेकिन सिर्फ हिस्टोरिकल डिटेल्स ही नहीं थीं। कैथरीन ने अपनी सेशंस में कुछ ऐसी भविष्यवाणियां भी की जो बाद में सच निकलीं। उसने एक सेशन में अपने थेरेपिस्ट के बारे में कुछ पर्सनल डिटेल्स बताईं जो सिर्फ वो खुद जानते थे, उनके परिवार के बारे में, उनके पास्ट के बारे में और यहाँ तक कि उनके फ्यूचर के बारे में भी। और जब वो डिटेल्स बाद में सच निकली तो स्केप्टिसिज्म की आखिरी दीवार भी ढह गई। किताब के अनुसार, एट सम पॉइंट आई हैड टू एक्सेप्ट दैट व्हाट कैथरीन वाज एक्सपीरियंसिंग वाज रियल। द एविडेंस वाज ओवरवेलमिंग, and once I accepted that, my entire understanding of reality changed. दोस्तों, ये वेरिफिकेशन की प्रोसेस इस कहानी को एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस से एक ऑब्जेक्टिवली कंपेलिंग केस में बदल देती है। और यही वजह है कि ये किताब दुनिया भर के रीडर्स के लिए इतनी कन्विंसिंग रही है। चैप्टर 13, द ग्रुप ऑफ सोल्स। हम बार बार एक साथ जन्म क्यों लेते हैं? दोस्तों, मास्टर्स ने अपने मैसेजेस में एक और बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, सोल ग्रुप्स। उन्होंने बताया कि हम अकेली आत्माएं नहीं हैं जो रैंडमली अलग अलग जिंदगियों में जन्म ले रही हैं। हम सोल ग्रुप्स का हिस्सा है, आत्माओं के समूह जो बार बार एक साथ अलग अलग रिलेशनशिप्स में अलग अलग रोल्स में जन्म लेते हैं। एक सेशन में एक बहुत ही पावरफुल रेवलेशन हुआ। मास्टर्स ने बताया कि आपके जीवन में जो लोग सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके पेरेंट्स, आपके पार्टनर, आपके बच्चे, आपके सबसे करीबी दोस्त और यहाँ तक कि आपके सबसे बड़े दुश्मन, वो सब आपके सोल ग्रुप का हिस्सा है। आपने उनके साथ कई जिंदगियां बिताई हैं। कभी वो आपकी माँ थे, कभी आपका भाई, कभी आपका दोस्त, कभी आपका दुश्मन। मास्टर्स ने कहा, यू डू नॉट मीट एनीवन बाय एक्सीडेंट। The people in your life are there for a reason. They are part of your soul group. You have known them for eternity, and you will know them for eternity. ये सुनने में बहुत ही प्रोफाउंड और थोड़ा ओवरवेलमिंग लगता है। इमेजिन कीजिए, आपकी माँ जो आपको बचपन से पाल रही है, वो आपकी पिछली जिंदगी में शायद आपकी बेटी थी। आपका स्पाउस जिससे आपने अभी अभी शादी की है, वो शायद आपकी पिछली जिंदगी में आपका भाई या आपका सबसे अच्छा दोस्त था। और वो कलीग जो ऑफिस में आपकी जान खाता रहता है, वो शायद किसी पिछली जिंदगी में आपका टीचर था जो आपको कोई टफ लेसन सिखा रहा था। मास्टर्स ने बताया कि सोल ग्रुप्स का पर्पस क्या है। हम अकेले अपने लेसन्स नहीं सीख सकते। हमें एक दूसरे की जरूरत है, चैलेंज करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, हर्ट करने के लिए, हील करने के लिए। हम एक दूसरे के टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं और हम बार बार एक साथ जन्म लेते हैं ताकि हम एक दूसरे के साथ अपने अपने लेसन सीख सकें। एक सेशन में मास्टर्स ने समझाया, यू कैनॉट लर्न पेशेंस विदाउट समवन टेस्टिंग योर पेशेंस। यू कैनॉट लर्न फॉरगिवनेस विदाउट समवन हर्टिंग यू। यू कैनॉट लर्न लव विदाउट समवन टू लव। दैट इज व्हाई यू कम टुगेदर, टू लर्न एंड टू हेल्प ईच अदर लर्न। कैथरीन के केस में ये कॉन्सेप्ट स्पेशली रेलेवेंट था। मास्टर्स ने बताया कि जो थेरेपिस्ट ये सब सुन रहे थे, वो खुद कैथरीन के सोल ग्रुप का हिस्सा थे। वो कई जिंदगियों में एक साथ रह चुके थे, कभी टीचर स्टूडेंट के रूप में, कभी फ्रेंड्स के रूप में, कभी फैमिली के रूप में। और इस जिंदगी में इनका मिलना कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक पुरानी सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था। किताब में लिखा है, The idea that the people in our lives are not random, that we have known them before and will know them again, was both comforting and awe-inspiring. It gave a deeper meaning to every relationship, every encounter, every moment of connection. मास्टर्स ने ये भी बताया कि सोल ग्रुप्स फिक्स्ड नहीं होते। जैसे जैसे हमारी आत्मा इवॉल्व होती है, हम नए सोल ग्रुप्स में भी जा सकते हैं और पुराने सोल ग्रुप्स के मेंबर्स अपने अपने लेसन सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कोर ग्रुप, वो आत्माएं जिनके साथ हमने सबसे ज्यादा जिंदगियां बिताई हैं, वो हमेशा किसी न किसी रूप में हमारी जिंदगियों में लौट लौट कर आते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मास्टर्स ने बताई वो ये थी कि सोल ग्रुप्स के मेंबर्स सिर्फ पॉजिटिव रिलेशनशिप्स के लिए नहीं होते। कभी कभी हमारी आत्मा किसी स्पेसिफिक लेसन को सीखने के लिए एक ऐसी आत्मा के साथ जन्म लेना चूज करती है जो उसे हर्ट करेगी, चैलेंज करेगी या उसके खिलाफ होगी। मास्टर्स ने कहा, The souls who hurt you the most are often the ones who love you the most, because they agreed to play the difficult role so that you could learn. कैथरीन के पास्ट लाइव्स में उसने देखा कि कैसे वही आत्माएं बार बार उसकी जिंदगियों में आईं,
कभी लविंग मदर के रूप में, कभी अब्यूजिव हस्बैंड के रूप में, कभी सपोर्टिव फ्रेंड के रूप में, कभी जेलस राइवल के रूप में। और हर बार उन्होंने एक दूसरे को कुछ न कुछ सिखाया। दोस्तों, सोल ग्रुप्स का ये कॉन्सेप्ट हमारे रिलेशनशिप्स को एक कंप्लीटली न्यू पर्सपेक्टिव से देखने का मौका देता है। आपके जीवन में जो भी है, चाहे वो आपको कितना भी प्यारा लगे या कितना भी इरिटेटिंग, वो एक गहरे इटर्नल प्लान का हिस्सा है। और शायद अगली बार जब आप अपने किसी दुश्मन से मिले तो आप सोचें, शायद हमने किसी और जिंदगी में एक दूसरे से बहुत प्यार किया होगा। चैप्टर 14, कर्मा और लेसन। हम अपनी जिंदगी के चैलेंजेस खुद क्यों चूज करते हैं? दोस्तों, मास्टर्स ने कर्मा और लाइफ लेसन्स के बारे में जो बताया, वो शायद उनकी सबसे चैलेंजिंग और सबसे लिबरेटिंग टीचिंग थी। हम में से ज्यादातर लोग जब अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तो सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ये सब सहना पड़ रहा है? मास्टर्स ने बताया कि इसका जवाब हमारी आत्मा की अपनी चॉइस में है। मास्टर्स ने कहा, यू चोज योर लाइफ। Before you were born, you chose the circumstances, the challenges, the lessons you would face. You chose your parents, your body, your difficulties. Nothing is random. Everything is chosen for your soul's growth. ये सुनने में बहुत कठोर लग सकता है। मैंने खुद चूज किया कि मेरे साथ अब्यूज हो। मैंने खुद चूज किया कि मुझे ये बीमारी हो। मैंने खुद चूज किया कि मेरा बच्चा मर जाए। मास्टर्स ने बताया कि हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने बुरा चाहा। इसका मतलब ये है कि आपकी आत्मा ने अपने एवोल्यूशन के लिए ये लेसन्स चूज किए। एक सेशन में एक बहुत ही स्पेसिफिक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझाया गया। कैथरीन की एक पास्ट लाइफ में उसने एक बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस किया था। उसने अपने ही किसी करीबी को अनजाने में धोखा दिया था और उस धोखे की वजह से उस करीबी की मौत हो गई थी। उस लाइफ के बाद जब कैथरीन की आत्मा रिव्यू की स्टेज में थी तो उसने डिसाइड किया, अगली जिंदगी में मुझे ट्रस्ट और लॉयल्टी का लेसन सीखना है और इसके लिए मैं एक ऐसी जिंदगी चूज करूंगी जहां मुझे खुद धोखा और बिट्रेल का सामना करना पड़े। मास्टर्स ने समझाया, कर्मा इज नॉट पनिशमेंट, इट इज एजुकेशन। यू लर्न बाय एक्सपीरियंसिंग। इफ यू कॉज्ड पेन, यू मस्ट फील पेन, नॉट एज रिवेंज बट एज अंडरस्टैंडिंग। Only then can you truly learn compassion. ये पर्सपेक्टिव कर्मा के बारे में हमारी आम समझ से बिल्कुल अलग है। आमतौर पर हम कर्मा को एक पनिशमेंट सिस्टम की तरह देखते हैं। आपने बुरा किया तो बुरा भोगो। लेकिन मास्टर्स ने बताया कि कर्मा पनिशमेंट नहीं है, ये एक नेचुरल लॉ है, बैलेंस का, लर्निंग का। आत्मा खुद अपनी गलतियों से सीखने के लिए ये एक्सपीरियंसेस चूज करती है। मास्टर्स ने यह भी बताया कि हम हर जिंदगी में सिर्फ एक लेसन नहीं, कई लेसन सीखते हैं और हर लेसन के लिए हम अपने सोल ग्रुप के दूसरे मेंबर्स के साथ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं। इस जिंदगी में तुम मेरी मां बनोगी और मुझे अनकंडीशनल लव सिखाओगी। इस जिंदगी में तुम मेरे दुश्मन बनोगे और मुझे फॉरगिवनेस सिखाओगे। इस जिंदगी में तुम मेरा बच्चा बनोगे और मुझे पेशेंस और सेल्फलेसनेस सिखाओगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मास्टर्स ने बताया वो ये था कि हम अपनी जिंदगी के मेजर इवेंट्स जैसे बर्थ, डेथ और कुछ की मीटिंग्स को प्री प्लान करते हैं, लेकिन बाकी की जिंदगी फ्री विल पर बेस्ड होती है। हमारे पास हर पल चॉइसेस होती हैं और हमारी चॉइसेस हमारे फ्यूचर लाइव्स को भी अफेक्ट करती हैं। किताब में मास्टर्स का एक और मैसेज है, एवरी पर्सन इन योर लाइफ इज अ टीचर, एवरी सिचुएशन इज अ लेसन। When you understand this, you stop being a victim of circumstances and you become a student of life. दोस्तों, ये पर्सपेक्टिव जिंदगी की हर डिफिकल्टी को एक नए मीनिंग में बदल सकता है। आपकी प्रॉब्लम्स अब सिर्फ रैंडम अनफेयर पनिशमेंट्स नहीं है, वो केयरफुली चोजन लेसन्स हैं जो आपकी आत्मा ने खुद अपनी ग्रोथ के लिए सिलेक्ट की हैं। और जब आप इस पर्सपेक्टिव से अपनी जिंदगी को देखते हैं तो आपके अंदर एक गहरी एक्सेप्टेंस, एक गहरी शांति और एक गहरा पर्पस आ जाता है। चैप्टर 15, पास्ट लाइफ थेरेपी कैसे काम करती है और किसके लिए है। दोस्तों, कैथरीन के केस ने एक कंप्लीटली न्यू थेरेप्यूटिक अप्रोच की नींव रखी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। और इस किताब के पब्लिश होने के बाद दुनिया भर में हजारों थेरेपिस्ट्स ने इस टेक्निक को अपनाया और हजारों पेशेंट्स ने इससे बेनिफिट उठाया।
इस चैप्टर में हम समझेंगे कि ये थेरेपी कैसे काम करती है और किन सिचुएशंस में ये इफेक्टिव हो सकती है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का बेसिक प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। हिप्नोसिस के थ्रू पेशेंट को एक डीपली रिलैक्स्ड, फोकस्ड स्टेट में ले जाया जाता है, जिसे थीटा स्टेट कहते हैं। इस स्टेट में कॉन्शियस माइंड, जो नॉर्मली हमारी मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस को फिल्टर करता है, थोड़ा पीछे हट जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें हमारी सारी मेमोरीज इंक्लूडिंग पास्ट लाइफ मेमोरीज स्टोर्ड हैं, एक्सेसिबल हो जाता है। थेरेपिस्ट पेशेंट को गाइड करता है, पहले प्रेजेंट लाइफ की शुरुआती सालों में और फिर अगर जरूरत हो तो पास्ट लाइव्स में। पेशेंट हिप्नोसिस में उन मेमोरीज को रीलिव करता है, ना सिर्फ विजुअली बल्कि इमोशनली और फिजिकली भी। और जब वो उस पास्ट लाइफ ट्रॉमा को पूरी तरह एक्सपीरियंस करके रिलीज कर देता है, तो अक्सर उसकी प्रेजेंट लाइफ की एसोसिएटेड सिम्टम्स ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। किताब में बताया गया है कि ये थेरेपी खासकर उन प्रॉब्लम्स के लिए इफेक्टिव पाई गई है जिनका कोई अपैरेंट कॉज प्रेजेंट लाइफ में नहीं मिलता। अनएक्सप्लेन्ड फोबियाज जैसे पानी का डर, ऊंचाई का डर, अंधेरे का डर या किसी स्पेसिफिक एनिमल का डर, जब कन्वेंशनल थेरेपी से रिस्पॉन्ड नहीं करती तो अक्सर उनकी जड़ किसी पास्ट लाइफ ट्रॉमा में मिलती है। रिकरिंग नाइटमेयर्स, खासकर वो जिनमें एक ही थीम बार बार आती है, अक्सर पास्ट लाइफ इवेंट्स की एकोज होती हैं। क्रॉनिक एंग्जाइटी या डिप्रेशन, जो सालों की थेरेपी और मेडिकेशन के बावजूद ठीक नहीं होते, उनका रूट कॉज किसी पास्ट लाइफ में हो सकता है। कुछ अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल सिम्टम्स जैसे क्रॉनिक पेन, जिसका कोई मेडिकल कॉज नहीं मिलता, भी कभी-कभी पास्ट लाइफ इंजरीज से जुड़े होते हैं। रिलेशनशिप पैटर्न्स जैसे बार बार एक ही तरह के टॉक्सिक पार्टनर्स की तरफ अट्रैक्ट होना या हर रिलेशनशिप में सेम कॉन्फ्लिक्ट्स का फेस करना, अक्सर सोल ग्रुप डायनामिक्स और पास्ट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्टेड होते हैं। किताब ने लिखा है, पास्ट लाइफ थेरेपी इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर कन्वेंशनल मेडिकल और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इट इज अ कॉम्प्लीमेंट, a tool that can be used when other approaches have failed, and in many cases it has succeeded when nothing else could. लेकिन ये थेरेपी सिर्फ प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए नहीं है। बहुत से लोग बिना किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के सिर्फ अपनी आत्मा की जर्नी को समझने के लिए, अपने सोल ग्रुप के मेंबर्स को पहचानने के लिए या अपने लाइफ पर्पस को क्लैरिटी से देखने के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं। कैथरीन के केस में थेरेपी का एक और अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट सामने आया, स्पिरिचुअल ग्रोथ। जैसे जैसे उसने अपनी पास्ट लाइफ्स को समझा और मास्टर्स के मैसेजेस सुने, उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उसका डर कम हो गया, उसकी एंग्जाइटी गायब हो गई और उसके अंदर एक गहरी शांति और पर्पस आ गया। दोस्तों, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी हर किसी के लिए नहीं है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी नहीं है कन्वेंशनल सेंस में, लेकिन जिन लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया है उनके लिए ये एक लाइफ चेंजिंग टूल रहा है। एक ऐसा टूल जो ना सिर्फ हीलिंग देता है बल्कि जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब भी देता है। चैप्टर 16, स्केप्टिक्स के लिए, क्या ये सब रियल है? दोस्तों, जब भी पास्ट लाइव्स, रीइंकार्नेशन या स्पिरिट्स की बात आती है तो एक नेचुरल सवाल उठता है, क्या ये सब रियल है? और ये सवाल सिर्फ रीडर्स या क्रिटिक्स के लिए नहीं था, ये सवाल खुद उस साइकाइट्रिस्ट के मन में भी था जो ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। इस चैप्टर में हम स्केप्टिसिज्म के बारे में बात करेंगे और उन एक्सप्लेनेशंस के बारे में जो इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी फिनोमिनन को रैशनली समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे कॉमन ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन ये है कि कैथरीन की पास्ट लाइफ मेमोरीज असली नहीं थी, वो हिप्नोसिस में उसकी इमेजिनेशन ने क्रिएट कर दी थी। इसे क्रिप्टोमीनिया कहते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी किताब, मूवी या कॉन्वर्सेशन में कभी कुछ सुनता या पढ़ता है, उसे भूल जाता है और फिर बाद में वो इन्फॉर्मेशन एक ओरिजिनल मेमोरी की तरह वापस आ जाती है। ये एक्सप्लेनेशन इनिशियली बहुत प्लॉजिबल लगती है, लेकिन कैथरीन के केस में कई प्रॉब्लम्स थीं। पहली, उसकी पास्ट लाइफ मेमोरीज इतनी डिटेल्ड, इतनी स्पेसिफिक और इतनी इमोशनली इंटेंस थीं कि उन्हें फॉरगॉटन इन्फॉर्मेशन कहना मुश्किल था। दूसरी, कई डिटेल्स जैसे स्पेसिफिक हिस्टोरिकल फैक्ट्स, नेम्स और प्लेसेस बाद में वेरीफाई की गईं और एक्यूरेट पाई गईं, जिनके बारे में कैथरीन को अपनी नॉर्मल लाइफ में कोई जानकारी नहीं थी। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, थेरेप्यूटिक इफेक्ट। अगर ये सिर्फ फैंटेसीज थीं तो उन्हें याद करने से कैथरीन की रियल फिजिकल साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में इतना ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट क्यों आया? एक और ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन, सजेशन, ये कहती है कि थेरेपिस्ट ने जाने अनजाने कैथरीन को ये सजेस्ट कर दिया कि उसे पास्ट लाइफ मेमोरीज आएंगी और कैथरीन ने एक कोऑपरेटिव पेशेंट की तरह वैसा ही परफॉर्म किया।
लेकिन ये एक्सप्लेनेशन भी कैथरीन के केस में फिट नहीं बैठती, क्योंकि थेरेपिस्ट ने कभी भी पास्ट लाइफ्स का सजेशन नहीं दिया था। असल में जब पहली बार कैथरीन एक पास्ट लाइफ में गई तो थेरेपिस्ट खुद पूरी तरह स्टन्ड और अनप्रिपेयर्ड था। एक और पॉसिबिलिटी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसे पहले मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते थे। शायद कैथरीन के अंदर अलग अलग पर्सनालिटीज थीं जो हिप्नोसिस में बाहर आ जाती थीं। लेकिन कैथरीन अपनी नॉर्मल लाइफ में डीआईडी का कोई सिम्टम नहीं दिखाती थीं और उनकी पास्ट लाइफ पर्सनालिटीज सिर्फ हिप्नोसिस में ही इमर्ज होती थीं, और वो भी एक स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक कॉन्टेक्स्ट में। किताब के लेखक ने खुद इन सब एक्सप्लेनेशंस पर गहराई से विचार किया और आखिर में वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि आई कैन नॉट प्रूव दैट पास्ट लाइव्स आर रियल, बट आई कैन ऑल्सो नॉट डिनाई द एविडेंस आई हैव सीन, एंड समटाइम्स द मोस्ट ऑनेस्ट आंसर अ साइंटिस्ट कैन गिव इज आई डोंट नो बट आई एम ओपन टू लर्निंग। दोस्तों, स्केप्टिसिज्म हेल्दी है। ये हमें हर क्लेम को क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन स्केप्टिसिज्म तब अनहेल्दी हो जाता है जब वो क्लोज माइंडेडनेस बन जाए, जब हम एविडेंस के बावजूद किसी पॉसिबिलिटी को मानने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दें क्योंकि वो हमारी करंट वर्ल्ड व्यू में फिट नहीं बैठती। इस किताब का मैसेज यही है, ओपन माइंड रखो, एविडेंस को देखो और अपने कंक्लूजन्स खुद बनाओ। चैप्टर 17 लाइफ चेंजिंग लेसन्स, मास्टर्स की विजडम को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें। दोस्तों, इस किताब की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसकी कहानी नहीं है, बल्कि वो प्रैक्टिकल लाइफ चेंजिंग लेसन्स हैं जो मास्टर्स ने दिए और जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम उन्हीं लेसन्स के बारे में बात करेंगे। पहला लेसन, लव इज द अल्टीमेट पर्पस। मास्टर्स ने बार बार एम्फसाइज किया कि इस पूरे यूनिवर्स की सबसे पावरफुल फोर्स लव है और जिंदगी का अल्टीमेट पर्पस सिर्फ एक ही है, लव करना सीखना और लव को और गहराई से समझना। यह कोई एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, यह बहुत प्रैक्टिकल है। हर दिन, हर इंटरैक्शन में हमारे पास चॉइस होती है, हम लव से रिस्पॉन्ड करें या फेयर से, हम कंपैशन दिखाएं या जजमेंट, हम कनेक्ट करें या विड्रॉ करें। मास्टर्स ने कहा दैट एवरीथिंग यू डू इट विद लव। Every thought you think it with love. Every word you speak it with love. This is the path to spiritual growth. दूसरा लेसन, फियर को रिलीज करो। मास्टर्स ने बताया कि डर हमारी आत्मा का नेचुरल स्टेट नहीं है, ये एक एक्वायर्ड इमोशन है और ये हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने कहा दैट फियर इज द ऑपोजिट ऑफ लव। फियर ब्लॉक्स ग्रोथ, fear blocks learning. You must learn to release your fears. Fear of death, fear of loss, fear of failure. Only when you release fear can you truly live. प्रैक्टिकल रूप से इसका मतलब है कि अपने डर को पहचानो, उसे फेस करो और उसे रिलीज करो। हर बार जब आप डर फील करें तो खुद से पूछो, क्या ये डर रियल है या ये सिर्फ मेरे माइंड की क्रिएशन है। तीसरा लेसन, फॉरगिवनेस आपके लिए है। मास्टर्स ने बताया कि माफ करना सामने वाले के लिए नहीं है, ये आपके अपने लिए है। जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आप अपनी आत्मा पर एक भारी बोझ लादे रहते हैं जो आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को रोकता है। उन्होंने कहा दैट फॉरगिव एंड बी फ्री। फॉरगिव नॉट फॉर देम बट फॉर योरसेल्फ। प्रैक्टिकल रूप से इसका मतलब है कि हर दिन अपने मन में किसी एक व्यक्ति को माफ करने का इंटेंशन लो, चाहे वो कोई पुराना दुश्मन हो, कोई एक्स पार्टनर, कोई फैमिली मेंबर या खुद आप खुद। चौथा लेसन, हर एक्सपीरियंस एक लेसन है। मास्टर्स ने बताया कि जिंदगी में कुछ भी रैंडम नहीं है। हर चैलेंज, हर प्रॉब्लम, हर डिफिकल्टी एक लेसन है जो आपकी आत्मा ने अपनी ग्रोथ के लिए चुना है। उन्होंने कहा that when you understand this, you stop being a victim of circumstances and you become a student of life. प्रैक्टिकल रूप से इसका मतलब है कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम का सामना करें तो खुद से पूछो कि ये सिचुएशन मुझे क्या सिखाना चाहती है, मैं इससे क्या लेसन ले सकता हूं। पांचवा लेसन, आप अकेले नहीं हैं। मास्टर्स ने बताया कि हर समय हमारे साथ स्पिरिचुअल गाइड्स, गार्डियंस और मास्टर्स होते हैं जो हमारी मदद करने, हमें गाइड करने और हमें प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। उन्होंने कहा ऑल यू नीड टू डू इज आस्क फॉर आवर हेल्प एंड वी विल बी देयर।
प्रैक्टिकल रूप से इसका मतलब है कि जब आप कंफ्यूज्ड हो या डरे हुए हो या अकेला फील करें तो बस अपने गाइड से मदद मांगो। हो सकता है आपको तुरंत कोई रिस्पॉन्स न दिखे, लेकिन भरोसा रखो कि मदद हमेशा किसी न किसी रूप में आ रही है। दोस्तों, ये लेसन सिर्फ एक किताब के पेजेस में रहने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। आज से इनमें से एक लेसन चुनो और उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू करो। चैप्टर 18 समापन, आपकी जर्नी, आपकी सोल। दोस्तों, हम इस अद्भुत, माइंड एक्सपैंडिंग और डीपली ट्रांसफॉर्मेटिव सफर के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। पिछले 17 चैप्टर्स में हमने एक ऐसी जर्नी की है जो शायद ही कोई और किताब प्रोवाइड कर सके। हमने एक ट्रेन्ड साइकियाट्रिस्ट के ऑफिस में कदम रखा और वहां एक पेशेंट के थ्रू पास्ट लाइफ्स की मेमोरीज और मास्टर स्पिरिट्स के मैसेजेस को देखा। हमने सीखा कि आत्मा अमर है, वो ना कभी पैदा हुई थी, ना कभी मरेगी। हमने सीखा कि हम बार बार अलग अलग शरीरों में अलग अलग जिंदगियों में जन्म लेते हैं ताकि हम सीख सकें, ग्रो कर सकें और स्पिरिचुअली इवॉल्व कर सकें। हमने सीखा कि हमारे जिंदगी में जो लोग हैं, हमारे लव्ड वंस, हमारे दुश्मन, हमारे टीचर्स, वो सब हमारे सोल ग्रुप का हिस्सा हैं और हमने उनके साथ कई जिंदगियां बिताई हैं। हमने कर्मा के बारे में एक नया पर्सपेक्टिव सीखा। कर्मा पनिशमेंट नहीं है, ये एक लर्निंग टूल है। हमने सीखा कि हम अपनी जिंदगी के चैलेंजेस खुद चूज करते हैं, अपनी आत्मा की ग्रोथ के लिए। हमने सीखा कि मौत कोई एंड नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रांजिशन है। और हमने सीखा कि लव इस पूरे यूनिवर्स की सबसे पावरफुल फोर्स है और जिंदगी का अल्टीमेट पर्पस लव करना सीखना है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, नाउ व्हाट? अब आगे क्या? इस किताब का मैसेज सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। ये हमें इनवाइट करती है कि हम अपनी जिंदगी को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को एक नए, गहरे और ज्यादा मीनिंगफुल पर्सपेक्टिव से देखें। कैथरीन की कहानी का सबसे बड़ा लेसन यही है कि हीलिंग पॉसिबल है। चाहे आपकी प्रॉब्लम्स कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी डीप क्यों ना हो, चाहे वो इस जिंदगी की हो या किसी और जिंदगी की, हीलिंग हमेशा पॉसिबल है। और वो हीलिंग अक्सर तब आती है जब हम अपने पास्ट को, अपने ट्रॉमास को, अपने सप्रेस्ड इमोशंस को फेस करते हैं, फील करते हैं और रिलीज करते हैं। दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी पर हमारा ये सफर यहीं समाप्त होता है, लेकिन आपका सफर अपनी आत्मा की जर्नी को समझने का अभी शुरू हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सफर आपके लिए उतना ही वैल्यूएबल रहा जितना हमारे लिए इसे आप तक लाना। अगर आपको लगता है कि ये बातें आपके किसी अपने के काम आ सकती हैं, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप अभी तक स्टोरीज ऑफ जिंदगी के सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो नीचे जाकर वो लाल बटन दबा दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर लाइफ चेंजिंग किताब की समरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि इस सफर में आपको सबसे ज्यादा क्या छू गया। आखिर में मास्टर्स के ही शब्दों में, The soul is eternal. It has no beginning and no end. You are not your body. You are not your thoughts. You are the soul, infinite, eternal, and pure. And you are loved always beyond measure.